तो ये क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब ये वन डायमेंशनल मोशन भी बोला जाता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि वन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वर्ड। तो इंट्रोडक्शन में ये पढ़ाया जाएगा कि व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन एंड व्हेन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे ये कार, अगर एक कार है यहाँ पे और आप बोल रही हैं कि ये रेस्ट में है, ऐसा किसी ने बोला कि ये कार रेस्ट में है, इसका मतलब ये है कि वो टाइम देख रहा होगा और टाइम के साथ इस कार का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा, है ना। तो रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट if it is not changing its position with respect to its surrounding or time। टाइम के रेस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन अगर चेंज नहीं करता है तो हम बोलते हैं कि ये रेस्ट में है। एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम then we say that that object is moving, that object in state of motion। क्लियर? तो ये रेस्ट में है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अभी जिस घर में हैं या जिस बिल्डिंग में आप हैं वो बिल्डिंग रेस्ट में है कि मोशन में है, क्या बताएंगे उसको? तो मुझे लगता है कि सब मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि रेस्ट में है। लेकिन जिस घर में हम लोग अभी हैं वो भी रेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा अर्थ ही सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जिस घर में हम हैं वो भी तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा। तो स्पेस से देखने पे ये घर भी मेरा क्या दिखेगा? मूविंग दिखेगा सन के अराउंड। तो इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, तो जब भी हम रेस्ट या मोशन की बात करेंगे तो रिलेटिव बात करेंगे, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे कि अगर आप एक रोड पे कार अगर दिख रहा है आपको कि वो रेस्ट में है, मूविंग नहीं है, तो वो सिर्फ अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। मतलब आप अर्थ पे खड़े हैं और कार भी अर्थ पे है तो आपको रेस्ट में दिख रहा है, वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ओके, तो ये रेस्ट एंड मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से उसको देख रहा है। एक ही ऑब्जेक्ट किसी को देखने पे रेस्ट पे दिखेगा और दूसरे ऑब्जर्वर को देखने से वो मूविंग भी दिख सकता है। तो सेम ऑब्जेक्ट किसी को देखने से रेस्ट में दिखेगा और दूसरे को देखने से वो मूविंग भी दिख सकता है। सो रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म और दे आर रिलेटिव टर्म, दे आर रिलेटिव टर्म, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया इसका। फिर इसमें है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, ये सब मोशन होता है। तो वन डायमेंशन क्या हो गया कि if a body is moving such that its only one coordinate is sufficient to describe its motion, then body is said to be moving in one dimensional motion। जैसे देखिए यहाँ पे ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप खुद समझिए कि अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ले लिया है इधर, तो अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, यानी आप ही खुद मान लेते हैं आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप, तो ये वन आपका मोशन को क्या बोलेंगे कि ये वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल है? आप इस पाथ को फॉलो करके ऐसे चल रहे हैं यहाँ से, तो जिससे भी मैक्सिमम लोग आपको आंसर करेंगे इसका ये टू डायमेंशनल है। देखिए सर इधर एक्स है और इधर वाई है और इधर हम चल रहे हैं, तो ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया, ऐसा बोलेंगे। लेकिन ये वन डायमेंशनल मोशन, ये वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। ये 2D या 3D मोशन नहीं है, ये वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। और ये भी देखिए, ये किसी को पूछेंगे तो वो बोलेगा 3 डायमेंशन है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसको कि ये सर 3 डायमेंशनल होगा। अगर मान लेते हैं इस कॉर्नर से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अगर जाना है किसी को, और यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है यहाँ पे, और इस बात को कोई फॉलो करके ऐसे जा रहा है, तो ये वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन के थ्री? तो ये लगेगा कि 3D है, ये स्पेस है, लेकिन ये भी वन डायमेंशनल ही है। ये वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, ये 2D मोशन का नहीं है, 3D भी नहीं है ये। क्योंकि जिधर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उधर ही आप एक लाइन कंसीडर कर लीजिए, उधर ही एक लाइन कंसीडर कर लीजिए, जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उधर ही।
तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन में सीधा जा रहा है, इसी को मैं एक्स एक्सिस मान लूंगा। तो इसके परपेंडिकुलर वाले को क्या मैं मानूंगा, वाई एक्सिस मानूंगा। तो ये एक्सिस तो हम मुझे खुद सेलेक्ट करना है ना कि किसको मुझे एक्स एक्सिस लेना है, किसे वाई एक्सिस। तो इसे ही मैं एक्स एक्सिस ले लूंगा। तो ये सीधा चल रहा है कि नहीं, एक ही एक्सिस सफिशियंट है इसके पोजीशन को दिखाने के लिए। ये अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और इसको मैं एक्स एक्सिस अगर कंसिडर कर लूँ, एक्स एक्सिस, तो इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है पाथ में, एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब इसका एक्स यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे होगा। दूसरे कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। तो ये वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। टू डायमेंशन का एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जो कि आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर कोई इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब जैसे इस मार्कर को मैं अगर यहाँ से किसी एंगल पे ऐसे थ्रो कर दूं, प्रोजेक्टाइल जिसको बोलते हैं, तो वो आगे कर्व पाथ को फॉलो करता है ऐसे, मतलब ऐसे ऊपर जाकर नीचे गिरेगा। तो आप इसमें इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको एक्स एक्सिस, तो यहाँ तो एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा। लेकिन इधर देखिए, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर इधर आ गया कि नहीं, यानी इसके पॉइंट को, इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कम से कम दो एक्सिस लेना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट अगर इसी को एक्स एक्सिस मान लें, तो ये एक्स एक्सिस पे है ही नहीं, एक्स एक्सिस से थोड़ा अलग है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एक और कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा मुझे, दो कोऑर्डिनेट। तो जब बॉडी मूव कर रहा है, तो इसके मोशन के ड्यूरेशन में इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ये टू डायमेंशनल मोशन है। लेकिन ये और ये दोनों वन डायमेंशनल ही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल और टू डायमेंशनल तो आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी खाली वन डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे। वन डायमेंशन मतलब जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो एक ही एक्सिस सफिशियंट होगा उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो एक ही पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट, एक ही एक्सिस से रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से। अब इसमें आता है पोजीशन। जैसा मैंने बताया कि वन डायमेंशन के लिए पोजीशन दिखाने के लिए मुझे एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन वाला जो भी होता है, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, वो हमेशा 1D ही होगा, 2D नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशनल मोशन ही है, स्ट्रेट लाइन। पोजीशन, सबसे पहले वर्ड इसमें लिखा है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले पोजीशन की बात करते हैं। तो अब हम कोऑर्डिनेट एक इधर ले लिए एक्स कोऑर्डिनेट, इधर वाई कोऑर्डिनेट ले लिए यहाँ, और एक्स एक्सिस पे इधर ही एक्स एक्सिस मैंने लिया है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, 3 मीटर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर ये इस पॉइंट पे है ओ और ये पॉइंट है P1, तो OP1 को लिखा जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 है तो 1 i कैप, इस तरह से। मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके लोकेशन को फिजिक्स में ऐसे लिखा जाएगा, 1 i कैप। फिर वैसे ही जब ये यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं ये P2 पॉइंट है, तो OP2 को क्या लिखेंगे? OP2 को 2 i कैप। और इसी का नाम है पोजीशन वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना ही पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर है जिसमें कुछ एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 2, वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है, तो मैथ में इसको कैसे लिखते हैं? 2, 2 लिखते हैं ना, ऐसे एक्स और वाई लिखकर। तो फिजिक्स में उसके लोकेशन को ऐसे लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर को ओ से, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, और अगर ये पी पॉइंट है तो यहाँ एरो लगा देंगे, O to P। ओपी को ही हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? तो 2, 2 है तो 2 i कैप प्लस 2 j कैप। ये i कैप j कैप क्या है? I cap is a unit vector along x axis and j cap is a unit vector along y axis। तो I cap रिप्रेजेंट करेगा कि 2 यूनिट x में चलिए आप, 1 2, और j cap मतलब 2 यूनिट y में, 1 2। तब आप इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, इस पोजीशन पे।
तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में किसी के पोजीशन को लोकेट करने को ही क्या बोलते हैं कि उसका हम पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं। अब पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ एक होता है और एक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ को क्या बोला जाएगा, एक्चुअल पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं, जिससे आपको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना है। जैसे मैं यहाँ ए से, और सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ए से बी गया और फिर बी से यहाँ चला गया सी, और इधर 3 मीटर और इधर 4 मीटर गया चलकर, ए से सी तक मैं गया। तो अगर पूछा जाए कि पाथ लेंथ कितना हुआ, पाथ लेंथ यहाँ देखिए लिखे हम पाथ लेंथ, पाथ लेंथ को डिस्टेंस भी बोला जाता है, डिस्टेंस। बहुत सिंपल है, ऐड करेंगे हम ये 3 और ये 4, टोटल 7 मीटर ट्रेवल की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा अगर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को बोलते हैं। इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ऐसे तो नहीं होगा कि इधर तो ऐसे कर्व नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट वाले पाथ को यहाँ से यहाँ जो ज्वाइन करेंगे, क्या यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जिसको AC लिख सकते हैं आप। तो AC का लेंथ कितना आएगा, ये 3 है ये 4 है 90 डिग्री पे, तो ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट यानी 5 आएगा ना, 5। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हो गया 5, कितना हो गया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ 5। तो इस 5 को ही क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, पाथ लेंथ जो आप यहाँ से यहाँ कवर किए, तो कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो पाथ लेंथ या डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका फिक्स डायरेक्शन है। ये हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ ही होता है, ऐसे होता है, इसका डायरेक्शन बीच में इधर उधर नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल पाथ लेंथ में अभी इधर डायरेक्शन था, कुछ टाइम के बाद इधर डायरेक्शन हो गया, तो एक से ज्यादा डायरेक्शन आ गया, यूनिक डायरेक्शन नहीं आया। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन खाली नहीं होना चाहिए, यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट के बाद यूनिक डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के पास, लेकिन डिस्टेंस के पास यूनिक डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस 7 आएगा, और वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो था लेकिन मेनी डायरेक्शन था। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 5 आया, और उसका एक डायरेक्शन था, कहाँ से कहाँ की तरफ था डायरेक्शन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर और डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हो गया वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, नहीं, डिस्टेंस हो गया स्केलर और डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर। अच्छा, इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। तो एक रिलेशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, जब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चले, मतलब हम इधर जाते ही नहीं सीधे ही जाते, तो मेरा जो डिस्टेंस होता डिस्प्लेसमेंट भी वही आता, सेम आता दोनों। तो कभी वो इक्वालिटी साइन कब के लिए है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेंगे तो डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा आएगा, किससे ज्यादा आएगा, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा आता है डिस्टेंस हमेशा। और इक्वल कब आता है, जब ऑब्जेक्ट टेढ़ा नहीं चले, कभी घूम कर नहीं चले, स्ट्रेट ही चले ऑब्जेक्ट, तो जो उसका डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। एक क्वेश्चन आपको देते हैं यहाँ पे, ये आप ट्राई कीजिए। एक सर्कुलर पाथ है, और जिसमें ये इनिशियल पॉइंट ये है, और फाइनल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है फाइनल पॉइंट, और कोई ऑब्जेक्ट इस इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है ऐसे, और वो यहाँ चल चल चलकर और यहाँ फाइनल पॉइंट पे आ जाता है, इनिशियल टू फाइनल, और उसका रेडियस है 2 मीटर। तो आपको इसका बताना है डिस्टेंस कितना हुआ, और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ट्राई कीजिए तो फाइंड करने के लिए। सर्कुलर पाथ में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक
यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे आ गया। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट एक ऑब्जेक्ट मूव किया सर्कुलर पाथ में, मतलब आधा सर्कल ही मूव किया, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ से यहाँ आने में उसका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये ट्राई कीजिए तो फाइंड करने के लिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन में मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। तो आप खुद सोचिए, एक्चुअल पाथ लेंथ जब यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया, तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगा? पूरा सर्कल में घूमते तो 2πr, और ये आधे सर्कल में गया है, तो 2πr का आधा क्या होता है? पाई आर होता है ना। बताइए 2πr का हाफ क्या होता है? पाई आर होता है। तो ये हाफ सर्कल में ही तो गया है, पूरा सर्कल कंप्लीट किया नहीं, आधा सर्कल कंप्लीट किया है। आधा सर्कल, आधा सर्कल कितना होता है? 2πr का हाफ, पाई आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए 2πr का आधा कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डिस्टेंस देखिए क्या आया, डिस्टेंस इक्वल टू पाई आर। पाई का वैल्यू होता है 3.14 और रेडियस 2 दिए हुए हैं, तो ये आ गया 6.28 मीटर। तो आ रहा शायद आप 6 भेजे थे आंसर ना, 6, हाँ। तो ये आंसर आ गया 6.28 मीटर आ गया डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे इसमें? डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को बोलना है। तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ पे आकर रुक जाना है आपको, यहाँ पे। तो आप एक्चुअल पाथ तो आपने ये लिया, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता? अगर आप स्ट्रेट यहाँ से यहाँ आ जाते, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट आ जाते अगर हम, तो क्या ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता? तो शॉर्टेस्ट पाथ का कितना लेंथ होता? यहाँ से यहाँ 2 और इधर से इधर 2, 4 होता। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ 4। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए उस पाथ से आना जरूरी नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह के सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट पे आपको चलने की जरूरत नहीं है, वो बस 4 हो गया यहाँ पे। अब जैसे आप घर से अपने कॉलेज जा रहे हैं, घर से देखिए एक घर बना देते हैं यहाँ, ऐसा, ठीक। तो मान लेते हैं घर से आप चलकर और जा रहे हैं, आपका कॉलेज का ये बिल्डिंग है, ऐसे। तो हो सकता है कि ये स्ट्रेट भी हो, और जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट हो, ये कर्व भी हो सकता है पाथ, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा। हो सकता है कि इधर बीच में कुछ तालाब होगा या जंगल जैसा होगा, तो आपको घूम कर जाना पड़ता होगा इधर से, ऐसे इस रास्ते से होकर जाना पड़ सकता है। और इधर रास्ता नहीं है, मान लीजिए बीच में मान लीजिए कि जंगल है, बीच में जंगल है और कुछ क्या है, एक नदी भी है बीच में, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है इधर से। तो इस पाथ को डिस्टेंस बोला जाएगा। आप जो पाथ ट्रेवल कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको इधर जाना है चलकर, इधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सबसे छोटा रास्ता होगा, अगर इधर, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आपको सच में ट्रेवल नहीं करना पड़ता है, बस यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट पाथ बताना होता है। तो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट तो ऐसे चल कर गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये है, शॉर्टेस्ट पाथ ये है, 2 और 2 4। तो डिस्प्लेसमेंट 4 हो गया और डिस्टेंस 6.28 हो गया। तो ये क्लियर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। फिर नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। पहले स्पीड समझेंगे, फिर एवरेज स्पीड। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को स्पीड बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो एक कोई कार है, अगर मूव कर रहा है इस तरह से, यहाँ से, तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ उसको 20 सेकेंड हम देखें, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में ये ट्रेवल कर लिया 100 मीटर। 20 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया ये कार? 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था 100 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को बोलते हैं स्पीड इसका। 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को स्पीड बोलेंगे। तो 100 मीटर in 20 seconds, this car travel a distance of 100 meter. So in 1 second, this car would have traveled distance 100 by 20, which is equal to 5. यानी 5, और ये मीटर में था, नीचे सेकेंड में, तो 5 मीटर पर सेकेंड।
तो स्पीड का फॉर्मूला तो याद है सबको कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड कहते हैं हम इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम को। लेकिन स्पीड से मीनिंग क्या है उसका, स्पीड से ये मीनिंग होता है कि पर सेकेंड कितना ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट। जैसे आप एक स्कूटी ड्राइव कर रही हैं और स्कूटी में दिखा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये होगा कि 1 आवर में वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो कार मूव कर जाएगा। वैसे ही अब कोई बस है और बस की स्पीड है इंडिकेट कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मीनिंग होगा कि 1 आवर में, मतलब पर आवर, 1 आवर में ये 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ये ऐसा इसका मीनिंग है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम, और उसका मीनिंग क्या हो गया कि पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। स्पीड का यूनिट ये मीटर में, ये सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया स्पीड का। अब इसमें आता है एवरेज स्पीड। दो तरह का स्पीड होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है और इंस्टेंटेनियस का क्या है, देखिए वी ए वी लिख देते हैं हम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसके अलावा और भी दो और फॉर्मूला है, लेकिन वो स्पेशल केस में वैलिड है और ये फॉर्मूला हमेशा सही रिजल्ट देगा। जनरल फॉर्मूला ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि और भी इसका फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ रहता है, वो कौन से कंडीशन में वैलिड होगा वो देखते हैं। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस। अब अगर यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है कि एक कार एक है और वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और इस कार को और फाइनल पॉइंट यहाँ पे आना है, यहाँ तक आना है इस कार को, और यहाँ से आई से लेकर और एफ के बीच जो भी डिस्टेंस है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। यानी अगर आप रियल सिचुएशन सोचे तो ऐसा कुछ है कि आपको अपने घर से और कॉलेज जाना है, ठीक है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं घर से और जाना है कॉलेज। तो कॉलेज जाना है घर से आपको, और ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप आधे रास्ते तक गए और बीच में आपके किसी फ्रेंड का घर है, राइट, फ्रेंड्स होम, आप उसे भी लेकर साथ में जाना चाहते हैं। तो आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए, और फिर फ्रेंड के घर से और कॉलेज तक आप लोग दोनों मिलकर और उसी कार से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए कॉलेज। तो थ्रू आउट दिस जर्नी यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार, कार का एवरेज स्पीड क्या रहा थ्रू आउट दिस जर्नी। तो एवरेज स्पीड मुझे यहाँ पे बताना है, ट्राई कीजिए फाइंड करने के लिए एवरेज स्पीड का। अच्छा, ये डिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं है, खाली दो ही चीज गिवन है कि यहाँ से यहाँ का जितना डिस्टेंस है ये उतना ही है, ये हाफ ऑफ दोनों है। यानी ये अगर x किलोमीटर है तो यहाँ से ये भी x किलोमीटर ही है। मतलब आपके फ्रेंड का घर आपके और कॉलेज से एकदम बीच में है, फ्रेंड का घर। अपने घर से फ्रेंड के घर 60 किलोमीटर पर आवर से गए, फ्रेंड के घर से कॉलेज आप लोग 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए। तो एवरेज स्पीड कितना रहा ट्राई कीजिए तो फाइंड करने के लिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पता करना है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एक ही फॉर्मूला है। मैथ्स में एवरेज अगर फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करते हैं, सारे नंबर को ऐड करके और टोटल ऑफ जितना टोटल नंबर्स होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ऐसे नंबर होता है 1 2 3 4, इसका एवरेज निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 करके,
और 1 2 3 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे एवरेज आता है। लेकिन ये एवरेज वो नहीं है, मैथ्स वाला एवरेज ये नहीं है। ये एवरेज नंबर्स का एवरेज नहीं है, जब एवरेज स्पीड निकालना है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ का भी x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x हो गया। तो यहाँ हम देखिए लिख रहे हैं v एवरेज इक्वल टू x प्लस x, टोटल डिस्टेंस हो गया ना 2x। अब यहाँ से यहाँ का टाइम और यहाँ से यहाँ का टाइम, मतलब घर से और अपने फ्रेंड के घर पे जाने का टाइम और फ्रेंड के घर से कॉलेज जाने का टाइम, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा मुझे। तो अपने घर से फ्रेंड के घर जाने में कितना टाइम लगेगा, मेरे घर से फ्रेंड का घर मेरा x मीटर दूर है, x किलोमीटर, तो टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, है कि नहीं। देखिए स्पीड पता है ना, अब 8 7 8 बहुत लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा कि नहीं। ये इधर आएगा, ये स्पीड नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपके अपने घर से फ्रेंड के घर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था x और यहाँ से यहाँ जाने का स्पीड था 60, तो x बाई 60 टाइम लगेगा। फिर फ्रेंड के घर से और कॉलेज जाने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x और स्पीड है 40, तो डिस्टेंस बाय स्पीड करने से मिल जाता है टाइम। तो ये टाइम लगा मुझे घर से अपने फ्रेंड के घर जाने में और ये टाइम लगा फ्रेंड के घर से और कॉलेज जाने में, दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो क्या टोटल टाइम मिल गया, घर से कॉलेज जाने का टोटल टाइम मिल गया ये। और टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x था, तो इसी को तो एवरेज बोलेंगे। तो एवरेज देखिए क्या होगा, ऊपर 2x और नीचे 40 और 60 का एलसीएम होगा 120 और यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ 3x, सही है ना। फिर ये 120 न्यूमरेटर में आ जाता है ना, तो 120 ऊपर आ जाएगा, ऊपर 2x रहेगा, नीचे 5x हो गया, 2x प्लस 3x 5x, x से x कैंसिल हो गया। तो ये 120 इंटू 2 कितना आएगा, 240/5। तो ये 48 आ गया क्या, देखिए तो 240/5 करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड रहा। घर से कॉलेज जाने का एवरेज स्पीड क्या बोला जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ऐसे एवरेज स्पीड निकालना है। क्लियर हुआ क्या सबका। फिर से एक क्वेश्चन देते हैं, इस बार सही करना है सबको। फिर से एवरेज स्पीड ही फाइंड करने वाला क्वेश्चन देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज है इस बार पिछले क्वेश्चन से, इस बार चेंज ये कर रहे हैं हम कि इस बार ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस नहीं है, आपका फ्रेंड का घर इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। इस बार थोड़ा मॉडिफिकेशन है इस क्वेश्चन में। इस बार आप घर से फिर से कॉलेज के लिए निकले और बीच में आप यहाँ 60 के स्पीड से चल रहे थे, 60 के स्पीड से, और आपके फ्रेंड का घर आधे से आगे था, थोड़ा यहाँ पे था। यहाँ पे है दोस्त का घर, तो यहाँ से यहाँ 60 की स्पीड से चले, यहाँ से यहाँ का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर और दोस्त के घर से यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर। सेम डेटा है, लेकिन इस बार ये डिस्टेंस आधा आधा नहीं है, ये कम डिस्टेंस है और ये ज्यादा डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ टाइम आपको इक्वल लगा है, ये दिया है कि इसमें जो टाइम आपको लगा ना, इधर उतना ही टाइम लगा, सेम टाइम लग गया इस बार। देखिए ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं तब भी इक्वल टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ज्यादा स्पीड है तो डिस्टेंस भी तो ज्यादा है, और इधर कम स्पीड है तो डिस्टेंस भी तो कम है। फ्रेंड के घर से कॉलेज का डिस्टेंस भी कम है ना। तो टाइम इक्वल लगा है, यहाँ से अपने फ्रेंड के घर जाने में और फ्रेंड के घर से कॉलेज जाने में टाइम इस बार इक्वल लगा है। तो फाइंड कीजिए कि फाइंड एवरेज स्पीड फॉर दिस जर्नी, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, टोटल टाइम तो टी और टी टू टी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का
टोटल डिस्टेंस लिखना है। देखिए टोटल डिस्टेंस, तो आपको याद होगा स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं? देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो डी मिल जाएगा कि नहीं, है ना? तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ स्पीड 60 है और टाइम t है, तो 60 इंटू टी करने से क्या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिल जाएगा? देखिए स्पीड में टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड इंटू टाइम, तो क्या मिलता है? डिस्टेंस। तो मेरे घर से मेरे फ्रेंड का घर का डिस्टेंस कितना होगा? तो v इंटू टी, 60 इंटू टी। फिर फ्रेंड के घर से कॉलेज कितना दूर होगा? स्पीड है 40, यहाँ से यहाँ का स्पीड 40, टाइम t, तो 40 इंटू टी। तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ, और टोटल टाइम कितना लगा? यहाँ से यहाँ टी और यहाँ से यहाँ टी, तो टोटल टाइम क्या 2t लगा, तो 2t यहाँ पे लिख देंगे। टोटल टाइम 60t प्लस 40t, 100t अपॉन 2t, टी ने टी को मार दिया, तो 2 से ये कैंसिल होकर 50 आ गया। क्या आंसर? 50 देखिए आ गया आंसर। इस बार एवरेज स्पीड का आंसर आया 50 किलोमीटर पर आवर। पिछले बार आया था 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो अलग सिचुएशन था, और इसमें आया 50 किलोमीटर पर आवर। तो 40 और 60 एवरेज रहने से स्पीड, एवरेज यहाँ से 40 स्पीड और इस जर्नी का स्पीड 40 और इसका 60 होने से कभी कभी आंसर 48 भी आ सकता है और कभी 50 भी आ सकता है। जब इक्वल डिस्टेंस हो तो 48 आया था, और इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे तब 50 आया था एवरेज। लेकिन अलग अलग फॉर्मूला हमने याद नहीं किया, हमने हमेशा एक ही फॉर्मूला का यूज करके आंसर लाया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। यहाँ भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये है और ये टोटल टाइम टेकन है, और पिछले सिचुएशन में भी यही फॉर्मूला हमने यूज किया था, लेकिन वो अलग क्वेश्चन था इसलिए उसका आंसर अलग आया था। तो आपको समझ में आ गया, एक ही फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। ये सिर्फ यूज करना है एवरेज का फॉर्मूला। क्लियर?